प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर गाइडलाइन जारी। मनसा देवी मंदिर में हादसे के बाद लिया फैसला। आईजी गढ़वाल ने जनपद प्रभारियों को किया निर्देशित। मसूरी में अवैध खनन पर एससी ने की आपत्ति दर्ज। अभी भी खनन माफिया के हौसले बुलंद। जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर रहे खनन माफिया। पंचायत चुनाव की कल सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। 32,580 प्रत्याशियों की खुलेगी किस्मत। केदारनाथ में विगत रात्रि से यात्रा मार्ग बाधित। गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच मार्ग बाधित। बारिश की वजह से मार्ग खुलने में 2 से 3 का लग सकता है समय। और जोशीमठ से रायवाला जा रही सेना की बस पलटी। बद्रीनाथ हाईवे पर अनियंत्रित होकर बस पलटी करते जवान सवार थे। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। राजभवन देहरादून में आयोजित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण के लिए साझेदारी कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं राजभवन देहरादून का, जहां सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों को संबोधित कर रहे हैं। हमने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में दिसंबर माह में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें हमें 3,56,000 करोड़ के निवेशकों के साथ हमारे करार हुए थे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि अब तक हम लगभग 1 लाख करोड़ की निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने पर सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जहां एक और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था लागू की है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई सहित 30 से अधिक नीतियां लाकर राज्य में उद्योगों के लिए और बेहतर माहौल बनाने का प्रयास भी किया है। साथ ही हमने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के साथ ही स्टार्टअप फंड को उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की है, जिसमें चाहे किसी भी स्तर का, किसी भी सेवा का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर वो कहीं अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां प्रारंभ की हैं। और बीते 3 वर्षों में 200 से अधिक ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हमने की है। और इस शक्ति का और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्योग समूह को भी मिल रहा है। उन्हें अब योजनाओं की स्वीकृति हो, जमीनें आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, इन पर अनावश्यक रूप से बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के अवसर पर मैं आप सभी उद्यमी साथियों को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, व्यावहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और इसी नीति का परिणाम है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का भी काम किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत करके प्रदेश में शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ आपने ये जो इनिशिएटिव, ये जो वॉलंटियर, और एक बात पक्की है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि किस प्रकार आप उस स्कूल को एक 21st सेंचुरी रेडी, एक फ्यूचर रेडी, क्योंकि अभी जो बदलाव आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अपने आप से अलग है। जिस प्रकार से एआई, टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, जिस प्रकार से ये प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी चेंज हो रही है, हम तो अपने घर में देख रहे हैं।
हमने तो उत्तराखंड के परिवार में देखा है जो बदलाव हुआ है, जो G20 ने बदलाव किया है, जो पूरे ग्लोब के साथ में उत्तराखंड को मिलाया है। हमने तो देखा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर में 3.5 लाख करोड़ जो दुनिया ने हमारे अंदर भरोसा किया है, हमारे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। आपने तो देखा है कि निवेश दिवस के अंदर में 1 लाख करोड़ ग्राउंडिंग हुआ है। आपने तो देखा था जो सिलक्यारा का टनल का जो चैलेंज था उसको किस प्रकार यहां की लीडरशिप में मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट लाइन लीडर की तरह उसको सॉल्व किया। आपने तो देखा है किस प्रकार हर एक लेवल के ऊपर में वी हैव गॉन टू द लेवल ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड डिजास्टर कांग्रेस हुआ था वो देहरादून में हुआ था, और प्रभु का खेल देखिए, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसी दिन सिलक्यारा की जीत भी प्रभु ने अपने हाथों से लिखी थी। आपने तो देखा कि किस प्रकार नेशनल लेवल के ऊपर में आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस हुई। आपने तो देखा किस प्रकार से नेशनल गेम्स यहां कंडक्ट की गई। इसका मतलब यह है कि हमारे को अपनी उत्तराखंड की अमृत पीढ़ी को आने वाले समय के लिए तैयार करना पड़ेगा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के दौरान 8 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर तैयारियां चल रही है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल पर क्षेत्र के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर पुलिस के जनपद प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ वाले मंदिरों को चिन्हित कर वहां प्रत्येक 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, साथ ही इसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए। हमने ये 3 मंदिर परिक्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई की है। इसके साथ में जैसे माँ धारी देवी का मंदिर है, वहां पे भी बहुत संख्या में तीर्थालु आते हैं। ये आपका सुरकंडा माँ का टेम्पल है, वहां पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इसको क्रमबद्ध में हम अपने रेंज के लेवल पे ही इसका हम ऑडिट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ऑडिट के लिए हमने इन 3 मंदिरों को हमने सूचीबद्ध किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। जोशीमठ से रायवाला जा रही सेना की बस बद्रीनाथ हाईवे पर सोनल के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में 31 जवान सवार थे। हादसे में कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस बल ने बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए कर्णप्रयाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं लंगासू चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि बस जैसे ही सोनल के पास पहुंची, चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को खाई की ओर जाने से बचा लिया और पहाड़ की तरफ मोड़ दिया। इस समझदारी से बस गहरी खाई में गिरने से बच गई, वरना हादसा बेहद गंभीर हो सकता था। उन्होंने बताया कि सभी जवान सुरक्षित हैं। यदि राहत कार्यों में देरी होती तो हताहतों की संख्या बढ़ सकती थी। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल ब्रेक फेल या सड़क पर फिसलन हादसे की संभावित वजह मानी जा रही है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कर्णप्रयाग के उप जिलाधिकारी अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंच गए हैं। जोशीमठ से चली थी। लगभग इसमें 31 आर्मी के जवान थे जो कि रायवाला जा रही थी और सुबह करीब 8 बजे सोनला के पास बैंड पर अनियंत्रित होकर के गिर गई। इसमें कुछ लोग घायल हो गए, बाकी कुछ सही हैं। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से और अन्य वाहनों से राजकीय अस्पताल कर्णप्रयाग भिजवाया गया है। बाकी कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं है, सब स्वस्थ हैं। चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है और रेस्क्यू कार्य भी जारी है। मसूरी की तलहटी में अवैध रूप से किए जा रहे खनन पर जहां उच्च न्यायालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, वहीं अभी भी खनन माफिया के हौसले बुलंद है। लगातार अवैध खनन की शिकायतों के बाद कुठाल गेट क्षेत्र में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्माणाधीन साइट से जेसीबी, पॉकलैंड मशीन और 2 पिकअप वाहनों को सीज किया है। कार्रवाई के दौरान इन पर 7,20,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। मामला तब सामने आया जब क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार मिल रही सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर जिलाधिकारी मसूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और खनन में लगे उपकरणों को जब्त कर कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने खनन की शिकायतों पर
समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से अवैध खनन में लिप्त तत्वों में हड़कंप मच गया है, लेकिन अभी भी कुछ खनन माफिया जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ऋषिकेश में श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर दो वाहनों की आपस में टक्कर हो गई है। टक्कर लगने से एक वाहन में आग लग गई। घटना में दोनों वाहनों के ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि एक हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात 2 बजे की है। पुलिस के मुताबिक श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर एआरटीओ कार्यालय के निकट देर रात 2 वाहनों के आपस में टक्कर होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। देखा कि टक्कर लगने से ट्रॉला वाहन में आग लग गई है। दमकल विभाग ने किसी तरह आग को बुझाया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने दोनों वाहनों की टक्कर से मौत की नींद सोए ड्राइवर के शव बाहर निकाले और पुलिस के हवाले किए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया। दूसरा वाहन ड्रिलिंग मशीन है, जिसमें एक हेल्पर घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मृतक और घायल की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण और कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि घटना क्यों और कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। ट्रक के नंबर के आधार पर मालिकों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। एम्स के निकट बाबा काली कमली बगीचे के बाहर ठेले लगाने वाले संचालक एक विवादित ऑडियो को लेकर परेशान है। संचालकों को विवादित ऑडियो से क्षेत्र में शांति भंग होने का खतरा सता रहा है। संचालकों के मुताबिक ऑडियो वायरल करने वाला शख्स यूपी बिजनौर का रहने वाला है और वह क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए संचालकों ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को ज्ञापन देकर विवादित ऑडियो की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। ठेली संचालक यशवंत रावत ने बताया कि वे और उनके 2 दर्जन साथी बाबा काली कमली बगीचे के बाहर कई सालों से ठेली लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ समय पहले कांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर निगम ने उनकी ठेलियों को बगीचे के बाहर से हटवा दिया। सभी संचालकों का एक सोशल मीडिया पर ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में बिजनौर के रहने वाले एक शख्स ने विवादित ऑडियो वायरल की है। ऑडियो में प्रशासन की मौजूदगी में बगीचे के बाहर कुछ लोगों की ठेलियां लगाए जाने की बात कही जा रही है। कई बड़े नेताओं के साथ गांठ की बात भी वायरल ऑडियो में होने का दावा किया गया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मनसा देवी हादसे के बाद हरिद्वार पुलिस प्रसिद्ध मंदिरों के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर एक्शन मोड पर, इसी क्रम में चंडी देवी मंदिर के आसपास की दुकानों द्वारा अवैध अतिक्रमण पर हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा वन विभाग, मंदिर समिति और अधिकारी सदस्यों और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ माता चंडी देवी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंदिर के पैदल मार्ग पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाया गया है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों को निर्धारित सीमा से आगे बढ़ाकर दुकान का सामान रास्ते पर फैलाया हुआ था, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में अत्यधिक असुविधा हो रही थी। इससे पहले भी दुकानदारों को नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना करते हुए मंदिर परिसर में अपनी दुकानों के बाहर सामान लगाकर लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न की, जिससे कि सार्वजनिक मार्ग पर आवागमन बाधित हो रहा था और दुर्घटना की संभावना भी उत्पन्न हो गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना श्यामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने महिला सहित 5 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ऋषिकेश में बाईपास मार्ग के फुटपाथ पर अपने दादा के साथ पैदल चल रही 4 साल की पोती को सिलेंडर से भरे लोडर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर लगते ही पोती लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गई। बुजुर्ग दादा किसी तरह पोती को लेकर एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने की वजह से बच्ची को आईसीयू में भर्ती किया गया। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची की पहचान
अदिति मान पुत्री राहुल मान निवासी प्रगतिपुरम कॉलोनी लक्कड़ घाट रोड श्यामपुर के रूप में हुई है। बच्ची के पिता राहुल के मुताबिक उनकी बेटी इस समय कोमा में है। राहुल मान ने इस घटना में श्यामपुर चौकी पुलिस पर समय से शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। राहुल ने बताया कि घटना 26 जुलाई की है। घटना वाले दिन ही उन्होंने श्यामपुर पुलिस चौकी को आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तहरीर दी, लेकिन श्यामपुर पुलिस ने 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद तहरीर वापस देकर ऋषिकेश कोतवाली भेज दिया। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाहन के नंबर से पुलिस मालिक और ड्राइवर की पहचान करने के प्रयास कर रही है। ड्राइवर की पहचान कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर के कॉलेज में भारत विकास परिषद देवभूमि शाखा काशीपुर इकाई के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर में 52 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे गए हैं। इस दौरान शाखा सचिव अनुजा अग्रवाल ने बताया कि शिविर में मुरादाबाद, जसपुर, काशीपुर सहित दूरदराज के दिव्यांग जनों ने कृत्रिम अंगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे। उन्होंने दिव्यांगजनों के सहायतार्थ के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में सहयोग के लिए शाखा पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच मार्ग विगत रात्रि से बाधित है। मौसम के अनुकूल मार्ग सुचारू होने से 2-3 दिन तक का समय लगने की आशंका है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी से सड़क पर बोल्डर, मलबा, पत्थर आने से मार्ग पूरी तरह से आवागमन के लिए बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुनकटिया और गौरीकुंड के मध्य कल सायंकाल से बाधित हुए सड़क मार्ग का करीबन 50 से 70 मीटर हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग के सुचारू होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। उन्होंने केदारनाथ धाम यात्रा पर आ रहे यात्रियों से अपील की है कि वे इन 2-3 दिनों में किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पूर्ण करें। मार्ग के खुलने की जानकारी जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस के सोशल मीडिया सेल के माध्यम से साझा की जाएगी। एसपी ने कहा कि गौरीकुंड की तरफ फंसे यात्रियों को निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते जंगलों में पैदल मार्ग की संभावना को तलाशे जाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें प्रयासरत है। वैकल्पिक मार्ग का चयन करते हुए गौरीकुंड की ओर फंसे यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग की ओर लाया जाएगा। लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रही और अगले भी 4-5 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले में येलो अलर्ट है, जिसके कारण मुनकटिया क्षेत्र जो है केदारनाथ पैदल रूट के जस्ट पहले वहां पे लगभग 50 से 70 मीटर का रोड जो है वो पूर्णतः बाधित हो चुका है। और चूंकि लैंडस्लाइडिंग की मात्रा ज्यादा है तो हमें आशंका है लगभग 2 से 3 दिन इसमें खुलने में लगेंगे। जो उस पैच का मार्ग है वो चलने लायक भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब भी इस स्थिति में गाड़ियों को रोक के पैदल मार्ग से यात्री भेजते थे, पर जो पैदल मार्ग अल्टरनेट था वो भी बह जाने के कारण कोई भी मार्ग अभी गौरीकुंड जाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मेरी सारी यात्रियों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिन तक केदारनाथ की तरफ अगर आपकी यात्रा का प्लानिंग हो तो किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पूर्ण कर ले। अगले 2-3 दिन तक मार्ग खुलने तक ये रोड बंद रहेगा। जैसे ही खुलेगा हम आपको फिर से रुद्रप्रयाग पुलिस की सोशल मीडिया साइट से आपको सूचित करेंगे। गौरीकुंड की तरफ से लगभग 2-2.5 हजार यात्री वहां पे फंसे हैं, जिनको निकालने की कार्रवाई। पंचायत चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना तो एक और तक पहुंचा रहे, जहां पर पंचायत चुनाव की मतगणना कल होने वाली है। सुबह 8 बजे से ही शुरू होगी मतगणना। वेबसाइट पर जारी होंगे नतीजे। 32,580 प्रत्याशियों की मतगणना के बाद खुलेगी किस्मत। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मतगणना में 15,024 से अधिक कर्मचारियों की लगी ड्यूटी। 8,926 से अधिक सुरक्षाकर्मी मतगणना के दौरान रहेंगे उपस्थित। प्रत्याशियों की धड़कनें तेज। 12 जिलों में कुल 69.16% हुआ मतदान। बारिश के बाद भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर किया था मतदान। तो खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पंचायत चुनाव की अब कल मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से होगी मतगणना शुरू। वेबसाइट पर जारी होंगे नतीजे। 32,580 प्रत्याशियों की मतगणना के बाद खुलेगी किस्मत। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मतगणना में 15,024 से अधिक कर्मचारियों की लगी ड्यूटी। 8,926 से अधिक सुरक्षाकर्मी मतगणना के दौरान रहेंगे उपस्थित। प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज।
12 जिलों में कुल 69.16% हुआ मतदान। बारिश के बाद भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर किया था मतदान। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और हमारे सहयोगी दीपक नारंगी हमारे से जुड़े हैं। कमल, सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि अब कल वो दिन आने वाला है जिसका लोगों को इंतजार था। कल मतगणना होगी, कितने बजे से मतगणना शुरू होगी और क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं? हाँ संदीप, कहे तो जो मतदान हुआ था वो बैलेट पेपर से हुआ था और साथ ही मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बैलेट पेपर के मतदान है और सरकार निर्वाचन आयोग को यही प्रयास है कि समय से गणना हो और समय से नतीजे आने शुरू हो जाएं। तो इसके लिए सभी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं और 12 जिलों में यहाँ पर चुनाव हुए हैं, जिसके लिए यहाँ पर ब्लॉकों में मतगणना सेंटर बनाए गए हैं और इसके लिए सभी कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारियों को यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात कर दिया गया है। तो कुल मिला के कहें कि मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और वही अगर प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं जब मतगणना होती है तो उससे पहले कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की जो धड़कन होती है वो कहीं ना कहीं तेज हो जाती है। तो अब यही देखना है कि कल जैसे जैसे नतीजे आएंगे किस किस के समर्थक यहाँ पर जीत के नजर आते हैं, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने सिंबल नहीं दिए थे लेकिन अपना समर्थन और लिस्ट जो कह रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं जोर भी लगाया था। अब यही देखना है कि किसकी पार्टी के ज्यादा समर्थक यहाँ पर जीत के आते हैं और क्योंकि 27 में यहाँ पर चुनाव भी है तो एक सेमीफाइनल भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है। तो कल जब मतगणना शुरू होगी और मुझे लगता है करीब दोपहर बाद कहीं ना कहीं जब नतीजे आने शुरू होंगे कि जब छोटे छोटे ग्राम प्रधानों के और उनके जब आने शुरू होंगे तो उससे एक रुझान पता चल जाएगा क्या स्थिति बनती जा रही है और किस पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा जीते दिखाई दे रहे हैं या निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा जीत रहे हैं। बिल्कुल कमल, कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। फिलहाल हमारे साथ दीपक भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जो मतपेटियां हैं जो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं कितनी लेयर की सुरक्षाओं के बीच में रखी गई हैं और प्रशासन कितना मुस्तैद है सुरक्षा को लेकर? देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो जब भी मतदान होते हैं उसमें सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं और किसी भी चुनाव के अंदर की सुरक्षा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। और अगर हम कल के जो बात करें इस सुरक्षा को लेकर के जहाँ पे ये स्ट्रांग रूम में रखी गई है मशीनें, वहां पर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा है। उसमें केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी और इसके अलावा जो सेना के जवान है उनको भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि वो यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षा चौबंद रहे यहाँ पर। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पे पल पल पर नजर रखी जा रही है कि जिससे किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप इसमें ना लगे। डोईवाला ब्लॉक में जो इस समय पे यहाँ पे जो मतगणना का कार्य होना है इसके लेकर के जैसे कि प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है, अभी कमल सर ने बताया, तो कुछ यहाँ पे नजारा भी इसी प्रकार से डोईवाला ब्लॉक में देखने को मिल रहा है क्योंकि उनको इस बात की अब डर है कि आखिरकार किसकी जीत होगी और कौन यहाँ पर हारेगा। और वो लगातार आपस में मतगणना और अपने आप में एक विचार कर रहे हैं कि किसकी कितनी जोर आजमाई जिसके अंदर यहाँ पर लगी हुई है। अगर हम डोईवाला ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे लगभग 16 न्याय पंचायत है और उसमें 1,42,000 मतदाता हैं। इनमें से 72,488 पुरुष और करीब 70,000 महिलाएं शामिल हैं। पूरे ब्लॉक में 970 प्रत्याशी जो है इसमें खड़े हुए थे। अब इसमें कितने प्रत्याशियों की किस्मत चमकेगी इस पर सबका जो है इन पर नजर जो है बनी हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी 970 प्रत्याशियों में से 60 से 62% जो है वो महिला प्रत्याशी हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं इस मतगणना में जो है महिला प्रत्याशियों के फिर जो है वो ज्यादा ताक सजने की यहाँ पर उम्मीद यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड का गठन हुआ था सन 2000 में, तो 2002 में टिहरी से विस्थापित होकर के ऋषिकेश में जो है करीब 7 गांवों को बताया गया था। उनको यहाँ पर कभी जो है अपनी वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। सरकार ने कुछ दिन पहले ही जो है उनको वोट देने का अधिकार दिया और विस्थापित कॉलोनी में पहली बार जो है यहाँ पे जो है ग्राम सभा के जो है वोट हुए हैं जिसमें 3800 मतदाता थे और इसमें बुजुर्ग लोग भी पहली बार जो है 23 साल के बाद जो है मतदान करा है। तो इस ग्राम पंचायत को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ
पे जोश देखा जा रहा है कि कल जब मतगणना होगी तो इन जो ग्राम सभा में जो प्रधान चुना जाएगा वहां पे जो जश्न का माहौल होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि 23 साल बाद, राज्य गठन के 23 साल बाद पहली बार यहाँ पे जो है ये पंचायत चुनाव हुए हैं। तो बाकी सुरक्षा को देखी जाए तो सारी व्यवस्था यहाँ पे एकदम पुख्ता है और कल सुबह से यहाँ पे जो है मतगणना शुरू होगी और फिर देखेंगे किसके सर कौन सा ताक करता है। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, कल दोबारा आप दोनों से इस पर अपडेट लेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं?